Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। तो सबसे पहले मैं करा रही हूँ संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर जोड़ने का काम करे, यानी कि वैचारिक पे भी, सांस्कृतिक पे भी एवं भाषीय स्तर पर जोड़ने का काम करे, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में जो हमारी भारत है उसमें हमारी हिंदी नेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर हिंदी हमारी संपर्क भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग अलग भाषा भाषी प्रांत के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण और पश्चिम और पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। तो एक बार इस डायग्राम से हम क्लियर कर देते हैं हिंदी के विविध रूप क्या हैं। हिंदी के विविध रूप हैं, देखो, संपर्क भाषा जो कि जोड़ने का काम करती है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो भी हमारे सरकारी कामकाज होते हैं वो राजभाषा में होते हैं तो वो राजभाषा कहलाती है। और मानक भाषा जो कि शुद्ध रूप होता है। तो संपर्क भाषा हमने कर ली है कि जो जोड़ने का काम करती है। लिंक्ड लैंग्वेज, इसको हम लिंक लैंग्वेज भी बोलेंगे। अब सेकंड है हमारा राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा या अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी के शासन से के सभी आदेश, इसी में जो शासन होता है ना, जो सरकार होता है, जो सरकारी काम होते हैं उसके सभी आदेश प्रकाशित होते हैं, यानी कि छपते हैं। तो भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। यानी कि हम हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा मिला था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं क्योंकि इसे राजभाषा का दर्जा भारत में मिला था। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार को भी हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में माना है। ये प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि, क्योंकि इनमें अपनी भी लैंग्वेज है। अन्य राज्यों ने अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो राजभाषा कौन सी होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वैसे भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी ही है। उत्तर भारत में तो ज़्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा ही राजभाषा में प्रयोग की जाती है। अब हमारा आ गया है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र के आधिकारिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि किसी भी राष्ट्र के, एक बार दोबारा बता देती हूँ, किसी भी राष्ट्र के आधिकारिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा वो हिंदी कही जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत के सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है और समझी जाने वाली भाषा है। तो राष्ट्रभाषा यानी कि किसी भी राष्ट्र के आधिकारिक लोगों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही कही जाती है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। क्योंकि भारत के सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है और समझी जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनभाषा के लगभग 60% लोग इस भाषा को समझते, बोलते और लिखते हैं। नंबर 2, दूसरा रीज़न क्या है हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने का? हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए है। तो इसलिए भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है। मानक भाषा, जिसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ हिंदी भाषा के भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसमें एक रूपता लाने के लिए भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है उसे वह मानक भाषा कहलाती है। वह व्याकरण के नियमों की पूर्णता पर आधारित होती है। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों
और पत्र पत्रिकाओं में आदि में भी होता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किए, कुछ प्रयत्न भी किए, जैसे गए को गए और हिंदी को हिंदी, छुट्टियों को छुट्टियाँ को छुट्टियाँ, दो बार टै नीचे नहीं, और आदि लिखा जाता है, जैसे विद्यालय को विद्यालय लिखा जाए। यही हिंदी का मानक रूप है। यानी कि देखो, मानक रूप वो है जो व्याकरण के नियमों की पूर्णता पर आधारित होता है और जो भी उसका जो शुद्ध रूप का ज्ञान दिलाता है वो मानक रूप, भाषा का मानक रूप कहलाता है। संविधान में हिंदी। अब हमारे संविधान में जो हिंदी है वो देखो, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, देखते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, उड़िया और उर्दू और कन्नड़ और कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। तो संविधान की धारा 343 में यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की राजकीय भाषा होगी। यानी कि हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। इसी संदर्भ में 351 में भी यह कहा गया है कि संघ भारत का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह से विकसित करे कि भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस तरह से संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और 343 हमारा जो अनुच्छेद वो क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा कहा गया है। और 351 में क्या कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और इस तरह से विकसित करे कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये हमारी संविधान में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। अब हमारा आ गया बोली और उपभाषा। अब बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि बोली जो छोटे क्षेत्र में, छोटे एरिया में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती है। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। भौगोलिक कारणों के कारण बोलियों का निर्माण होता है। जैसे पहाड़ों में अलग लैंग्वेज है, मैदानी इलाकों में अलग है, और बोली थोड़े कुछ किलोमीटर के बाद बदलती रहती है। तो इस तरह बोली का जन्म किस कारण हुआ? भौगोलिक कारणों के वजह से हमारा बोलियों का जन्म हुआ है। जैसे उपभाषा। अब हमारी आ गई है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, जबकि उपभाषा भाषा से छोटी होती है। एक उपभाषा की कई बोलियां होती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। क्या बोलियां? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जब एक से अधिक बोलियां मिलती हैं और उसमें इतिहास की रचना होती है तो यह उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी में लिखी गई रामचरितमानस उपभाषा एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है, व्याकरण युक्त होती है, वह भाषा बन जाती है। और इस तरह से एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। बोली मतलब साहित्य रचना होने पर उपभाषा बनती है। जब अगर बोली में साहित्य रचना हो जाए तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा। सर्वमान्य रूप प्राप्त करने के लिए वो उसे भाषा, अगर वो सर्वमान्य रूप प्राप्त करना है तो वो भाषा बन जाती है। और भाषा और बोली में क्या अंतर है? बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है, जबकि बोली में बोली आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है, उसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली को लिखा जाता है जबकि भाषा को लिखा नहीं जाता है। भाषा सर्वमान्य होती है, बोली को विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। और जैसे मारवाड़ी, मेवाती, इस तरह से। तो अब हमने बोली और उपभाषा भी कर लिया है। और हाँ, और क्या किया है हमने किया है हिंदी भाषा का वर्तमान रूप जो कि खड़ी बोली है, और
और यही हमारी संपर्क भाषा भी है। फिर हमने संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं जिसको, उसको किया है। हिंदी भारत की लिंक भाषा है, यानी कि संपर्क की भाषा है, क्योंकि ये ज़्यादातर राज्यों में बोली जाती है और समझी जाती है और लिखी जाती है। राजभाषा जो कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, और वो हिंदी ही भारत की राजभाषा है। और और कई प्रदेशों ने इसे दूसरी भाषा का भी दर्जा दिया है। फिर उसके बाद हमारा आ गया है राष्ट्रभाषा, जो अधिकतर नागरिकों द्वारा बोली और प्रयोग की जाती है कामकाज के लिए भी, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा जो भाषा का शुद्ध रूप बताती है। और उसके बाद हमने हिंदी भाषा में 22 भाषाओं को मान्यता बताया के बारे में पढ़ा, संविधान के दोनों अनुच्छेदों 343 और 351 के बारे में। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं और भाषा उससे थोड़ी सी विस्तृत होती है। और फिर हमने उसके बोली और भाषा के अंतर को पढ़ा। ओके, थैंक यू बच्चों।